स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 4 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल। यहाँ पे मैंने कुछ 7 यूजेस लिखे हैं मेटल्स के। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं आराम से, और मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला यूज़ है कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का मेटल कहाँ यूज़ किया जाता है? वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं किससे बने होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम से बने होते हैं। दूसरा यूज़ होता है कि हमारे हाउस होल्ड यूटेंसिल मतलब जितने भी खाना बनाने के आइटम्स है उनमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और कौन कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है? आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि जितने भी मेडिसिन्स होती हैं, सिगरेट्स होती हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, इनकी पैकेजिंग के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम को हैमर से बीट करके उनके थिन शीट्स बनाई जाती है जिसे फॉइल कहते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ यहाँ होता है। फोर्थ है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। गोल्ड मेटल्स को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम सिल्वर और गोल्ड की फॉइल्स को किसके लिए यूज़ करते हैं? स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ होता है और कार बैटरीज में लेड मेटल का यूज़ होता है। तो ये सारे मेटल्स के यूजेस हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स के यूजेस हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ यूज़ किया जाता है? अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन का। और कार्बन का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है किसके लिए? सेल्स के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। फोर्थ है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर का यूज़ होता है। और गन पाउडर बनाने के लिए सल्फर का यूज़ किया होता है। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ के इन्हें समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आयोनिक कंपाउंड पता होगा क्या होते हैं, तो फिर भी बता देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड दो आयन से मिलके बने होते हैं। ये आयन कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैटायन और एक होता है अनायन। मतलब एक कैटायन मतलब पॉजिटिव और एक अनायन मतलब नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। और ये आयोनिक कंपाउंड पे चार्ज कैसा होता है? कोई चार्ज नहीं होता। मतलब ये क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे जब हम अभी क्या कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्ट करवा रहे हैं, तो मैं एक मेटल ले लेता हूँ। वो कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है। और एक नॉन मेटल ले लेता हूँ। जैसे कौन सा लेते हैं हम? क्लोरीन ले लेते हैं। हमें पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव फॉर्म करते हैं। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनाता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव फॉर्म कर लेते हैं। तो एक प्लस और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये अभी तो इन्होंने क्या बना लिया? NaCl बना लिया। और एक कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक एटम ये दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। पर अभी आपको ये पता रखना है कि जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है। ठीक है, और सेकंड है एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। मतलब जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्लोरीन के पास होते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है?
कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, इसलिए क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कोवैलेंट बॉन्ड बना है मतलब ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नोबल गैसेस, ये जो सारी गैसेस यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी गैसेस जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। क्यों नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, अब अनरिएक्टिव क्यों होती है, अनरिएक्टिव इसलिए होती है, अगर आप इन सारी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स देखें, अगर आप इन सारी गैसेस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो सारे सारे एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 8। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। सिर्फ हीलियम है जिसमें 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत स्टेबल होता है। तो सारे नोबल गैसेस क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है, इसलिए वो दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, मतलब अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, तो समझ आ गया, तो ये होती है नोबल गैसेस। अब आयंस पढ़ते हैं। ठीक है, आयन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है, मतलब किसी एटम पे जब कोई चार्ज आ जाता है, क्या चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी एटम पे कभी कोई चार्ज आ जाता है तो वह आयन बन जाता है। ठीक है, तो अब चार्ज कब आएगा, जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे अगर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक सोडियम एटम लिया है। ठीक है, सोडियम एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Na+ लिखा हुआ है। तो जो पहले सोडियम एटम था अब क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। और ये आयन कौन सा है, कैटायन है। क्यों कैटायन है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और सारे जो मेटल्स होते हैं वो कैटायंस फॉर्म करते हैं, मतलब सारे मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अगर सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या है, कैटायंस है। ठीक है, यहाँ पे एक बात है, जो भी कैटायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसके नॉर्मल एटम के। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने क्या किया, एक सोडियम एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। तो ये क्या है, एक कैटायन है और ये क्या है, एक एटम है। अगर सोडियम में हम बात करें कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उसमें, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब वहीं अगर हम बात करें कि सोडियम आयन में कितने प्रेजेंट है, तो सोडियम आयन में कितने प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्यों 10 प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितने बच गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी कैटायन में लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नॉर्मल एटम से। ठीक है, अब बात करते हैं एनायन की। एनायन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। नेगेटिवली चार्ज कब आता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज है मतलब वो एक एनायन है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव का चार्ज आ जाता है।
ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और उस पर कैसा चार्ज आ गया, एक नेगेटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई, ये एक एटम है, ठीक है, क्लोरीन एटम है। एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, एक आयन बना लिया। और कौन सा आयन है ये, एनायन है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वहीं क्लोरीन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये गेन करता है। तो क्लोरीन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, मतलब अनायन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम से। कटायन में क्या था, कटायन में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनायन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वह क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे कैटायंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैटायंस बनेंगे कब कब, जब भी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वह एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी किसी भी एलिमेंट में या एटम में उसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या लॉस करेगा और वह पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा। ठीक है, जैसे पहला है हमारा सोडियम मेटल। क्या है हमारा, सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 281। 281 आया, मतलब उसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना आएगा, वो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एटम को लिखते हैं और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके मतलब आखिरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने हम डॉट्स बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सोडियम में तो हमने क्या बना लिया, एक डॉट बना लिया। अगला है हमारा मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282 होता है। 282 है, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले हम एटम का नाम लिखते हैं और जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने हम डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिया। तीसरा है एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका ईसी क्या होगा, 283 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके आउटरमोस्ट सेल में तो ये क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। उसी तरह पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। इसका ईसी क्या होगा, 2881 होगा। तो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 है तो उसका ईसी क्या हो गया, 2882। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनायन का लिखा हुआ है। ठीक है, एनायंस लेते हैं। एनायन कैसे बनेंगे, जब भी किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करेगा तो कैसा चार्ज होगा उस पर, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वह एनायन बनाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका ईसी क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। 2 7 हो गया इसका ईसी, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 1, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, अपने सेल को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, एक नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। उसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका ईसी होता है 287। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में उसे ईसी बोल रहा हूँ, ठीक है। 287, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका ईसी होता है 26, और 6 है तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अगला है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका ईसी होता है 286। आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं, 6 है। 6 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 है तो इसका ईसी क्या हो गया, 2 5 हो गया। 2 5 इसका ईसी है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है आउटरमोस्ट सेल में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कितने गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 3 नेगेटिव का इस पर चार्ज आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी चैप्टर्स के वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।